और एक बात होती है, मोदी के सामने चैलेंज खड़ा करना सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है। आप उसको जो चाहिए वो दे दो तो खुद की इन्वेंट नहीं करेगा, वो खुद की इन्वेंट नहीं करेगा। और जब आप खुद के लिए इन्वेंट करते हो ना, तो आप राजा बन जाते हो। आपको किसके वैलिडेशन की या रिकॉग्निशन की जरूरत नहीं रहती। तो जितनी कोशिश करे, ममता है या बाकी सारे लोग कोशिश करें, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। तो ऐसे कोई रैली के लिए जाने में आप अड़ंगे लगाओगे या कठिनाइयां पैदा करोगे तो वो पहुंचेगा। अभी टेक्नोलॉजी इतनी फैली हुई है कि कोरोना में पूरी दुनिया बंद थी, तब भी यहाँ की इकोनॉमी, अभी ओमकार जी बता रहे थे, चला रहे थे, तब मुझे याद है कि मेरा तो यूट्यूब चैनल ही कोरोना के कारण शुरू हो गया। मैं फंस गया था घर में और फेसबुक लाइव कर रहा था, तो हमारे भांजे ने बोला कि यही यूट्यूब पर डालते, और शुरू हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि मोदी को रोकना मुश्किल है, क्योंकि वो करना चाहते हैं, वो करना चाहते हैं, उसको आप नहीं रोक सकते। और राहुल गांधी कुछ करना ही नहीं चाहते, इसलिए बहाना ढूंढना पड़ता है। तो जिसके सामने आप खड़े हो, उससे लड़ना है, तो उसको समझ लो पहले। ये लोग समझना बिल्कुल नहीं चाहते। अब देखो बिहार में जिस तरह से हार हुई, उसके बाद क्या आत्म परीक्षण हो गया। मैंने कहीं पढ़ा था या सुना था कि जो पहली कोर ग्रुप के राहुल गांधी की मीटिंग हो गई, उसमें इसके बाद आने वाले राज्यसभा में किस किस का नंबर लगेगा, इस पर मीटिंग हो गई। यानी राज्य जीतने की जरूरत नहीं, उस राज्य से राज्यसभा पर कौन जाएगा, उस पर आत्मचिंतन हो रहा है। और मोदी जी का भरोसा सिर्फ पार्टी पर नहीं, इस देश की जनता पर भी है। हमारा, मैंने बीच में कहीं शायद ओमकार जी के साथ बात करते हुए कहा था कि आत्मनिर्भर का मतलब भी समझो। हमारा हर जिला, हर तहसील, कई तौर पर अपना अपना गांव भी आत्मनिर्भर है। हमारे सातारा वेस्ट या नासिक वगैरह इलाका है जहाँ ज्वार चलती है, तो गांव में पैदा होती है ना। कहीं असम से हमारे लिए ज्वार नहीं आती। तो आत्मनिर्भर है ये, इसी को जो चालना, मोटिवेशन दिया है मोदी ने, तो आत्मनिर्भर बनना तो तय था। पहली बार इस देश ने अपना वैक्सीन बनाया और 50 छोटे मोटे देशों को दे दिया। आज वो देश हर चीज में खड़े हो जाते हैं। और बीच में आपको याद होगा कि मैंने कहा था कि यूनो भी टूटेगा इसके सामने, यूनो भी टूटेगा। और कल मैंने कई एक इंफॉर्मेशन पढ़ी है कि यूनो के जो ह्यूमन राइट्स काउंसिल है, उसका बजट घट गया है, क्योंकि भारत उसको उतना पैसा नहीं दे रहा है जितना पहले देता था। तो उनको बहुत सारे प्रोजेक्ट रोकने पड़ रहे हैं। तो ये यूनो की मृत्यु घंटा की सुगबुगाहट मैं मानता हूं। तो ये उस वक्त से शुरू हो गई थी जब हमने फ्री वैक्सीन छोटे मोटे 50 देशों को दिया था। तो मोदी का टारगेट कहाँ है, और हम उसको बिहार में या असम में या केरल में देखेंगे तो सही नहीं होगा। ये धुरंधर जहां जाएगा अपना झंडा गाड़ कर ही आएगा। फिर वो पाकिस्तान हो या यूनो हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि जीतने वाले को, हमारे मराठी में एक बहुत बढ़िया गाना है, गगन ठेंगणे, यानी आसमान भी छोटा हो जाता है, इतनी हमारी जीतने की आकांक्षा है। तो मोदी के सामने आकांक्षा का है, देखो। आप बचाना चाहते हो, मोदी बचाना नहीं चाहता, मोदी जीतना चाहता है। और इसलिए उसके सामने आपको लड़ना है, तो आपको उसकी ताकत आजमानी पड़ेगी, उसकी ताकत कहाँ है वो देखनी पड़ेगी। आज का पूरा अपोजिशन है वो मीडिया डिपेंडेंट हो गया है, और मीडिया खालसा हो गया। मीडिया की ताकत, जनमानस पर हुकूमत कैसे चलती है, तो हमारे पास मीडिया है।
मीडिया की ताकत वो बची नहीं है और अपोजिशन मीडिया पर डिपेंडेंट है, और मोदी मीडिया से भी इंडिपेंडेंट है। रोज उसको गाली मिल रही है लेकिन परवाह नहीं है। तो इसलिए कहने का मतलब यह है कि आप कोलकाता में उसको रैली में आने से रोकोगे तो क्या होगा? टेलीकॉन्फ्रेंस हो सकती है। एक दिन आपको याद होगा 20 या 22 मार्च 2020 उन्होंने बोला था कि भाई 2 दिन के बाद एक दिन का जनता कर्फ्यू करो कोरोना के खिलाफ, और वो कर्फ्यू सक्सेसफुल हुआ। उससे जो मोटिवेशन जनरेट हुआ, उससे पहले 50 दिन का लॉकडाउन डिक्लेयर किया था। तो वो क्या घर घर गए थे? किसी शिवाजी पार्क और गांधी मैदान गए थे, रामलीला मैदान गए थे? नहीं। टीवी पर आकर उन्होंने एक अपील किया था कि एक दिन 12 घंटे के लिए सुबह से लेकर शाम तक जनता कर्फ्यू चाहिए, पुलिस रोकेगी नहीं, आपको अपना अपना करना है। लोगों ने करके दिखाया, आपको याद होगा। और थालियां बजाते बजाते लोग टीवी की जो क्या होती है वो भी छतरी, वो पीटने लगे। कहां तक गए थे एक्साइटमेंट? तो ऐसे इंसान को कहीं रोकने से वो रुकेगा नहीं। उसके उतनी ताकत इकट्ठा करो और लड़ने के लिए डटकर खड़े रहो। निगेटिविटी से पॉजिटिविटी पॉजिटिविटी हराई नहीं जाती। ये जिस दिन हम इनको समझ में आएगा, उस दिन वो मोदी के साथ असलियत में लड़ पाएंगे। और ये आज की बात नहीं है। आप देखो, मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री बने, उस वक्त का कोई भी कांग्रेस का या बीजेपी का कोई भी नामचीन नेता आज गुजरात में बचा नहीं है। फेसलेस पॉलिटिक्स हो गई है गुजरात की। और उसके साथ साथ मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, हरियाणा हो, उड़ीसा हो, अरे 14 मुख्यमंत्री है बीजेपी के, आप 5 नहीं लगातार बोल सकते नाम। तो ये इंसान पॉलिटिक्स कहां लेके जा रहा है, और आप नाम पर अड़े हो उसके खिलाफ कि नहीं नहीं इसको छोड़कर नहीं जा सकते, गांधी परिवार को छोड़कर कांग्रेस नहीं चल सकते। अरे क्या बात कर रहे हो? तो जो आकांक्षा मोदी के पास है वो उनको धुरंधर बनाती है, और धुरंधर के सामने आप टिक नहीं पाते। हाँ, ये छोटी मोटी बचकानी हरकतें, मुझे लगता है कि अगर हेलीकॉप्टर से नहीं आ पाए तो कार को रास्ते पर अड़ाना वगैरह होगा तो कोई बात नहीं, उससे कुछ होने वाला नहीं। ममता बचने वाली नहीं है। लेकिन एक SIR के जो भी डिटेल्स आ रहे हैं उसमें ये पता चल रहा है कि यद्यपि ये जो 58 लाख एक्सक्लूड किए गए हैं और जो अनमैप्ड हैं, उस अनमैप्ड में मथुआ की बड़ी संख्या है और अर्बन वोटर्स की ज़्यादा संख्या है, और रूरल एरियाज में लोग कम एक्सक्लूड हुए हैं। और ममता दीदी ने चुपचाप काफ़ी कुछ मैनेज कर लिया है। और अभी भी जो अनमैप्ड हैं और जिनको ये कहा गया है कि आपके पास 2002 का डेटा नहीं है और उसको दिखाइए, उनके सबके पास पासपोर्ट है। ये मैं बिल्कुल अंदर के सोच से बता रहा हूँ, अंदर का सोर्स। और इसमें मैंने वीडियो किया था, मैंने ECI को, इलेक्शन कमीशन को कहा कि भैया इसमें ये तो डालो कि जिस किसी के सारे डॉक्यूमेंट सिर्फ 1 साल के या 2 साल के हैं तो उनका जो है वो रीवेरिफिकेशन स्ट्रिक्ट होगा, स्ट्रांग होगा। अभी तक कुछ किया नहीं है। वहाँ लोग भी कंफ्यूज्ड हैं कि भाई ये सबको पता है कि ये बांग्लादेशी है, लेकिन सबके पास पासपोर्ट है। नहीं, इसकी भी कोई स्कीम होगी, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर नहीं बताई जाएगी। देखो, CAA और NRC के एक बात आपको बता दूं इसमें, ये बात मेरे को जो लोग इन्वॉल्व हैं, मतलब जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो लोग कर रहे हैं, ये उनका कंफ्यूजन है, उनको क्लैरिटी नहीं दी जा रही, वो कंफ्यूज बैठे हैं कि भाई क्या किया जाए। मैं अंदर की खबर बता रहा हूँ आपको, मैं ठीक है, कॉन्फ्रेंस मैं वाली बात वो नहीं, ये अंदर की खबर है। मैं उसका इनकार नहीं कर रहा हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ
ये सीएए और एनआरसी को रोकने के बाद जो एसआईआर का तरीका लाया गया है, तो उस पर जो प्रॉब्लम खड़े हो जाएंगे, उस पर क्या सॉल्यूशन हो सकता है, शायद वो भी पहले से सोचा गया होगा, हमें पता नहीं। और जो इम्प्लीमेंट, क्योंकि अभी बंगाल और असम के चुनाव का इलेक्शन चुनाव है, उसको 5 महीने अभी है, टाइम है, तो बीच में आने वाले बहुत सारी चीजें होगी। और एक बात होती है कि जो हमें समझाने के लिए अगर कोई बोलेगा और सामने वाला अगर सावधान हो जाए, तो उसको तो सावधान नहीं करना है। आपको बता दूं, आपके साथ बात करते हुए पहली बार मैंने चिकन नेक पर बोला था, वो तो मेरा लॉजिक था, वो मेरा अंदाजा था, मेरे पास कोई हार्ड फास्ट इंफॉर्मेशन नहीं थी। और बाद में मैंने भी बनाया, अपने अलग एक वीडियो बनाया, लेकिन 2 दिन में मेरा कान किसी ने पकड़ा और बोला, भैया ये क्यों बोल रहे हो अभी, अरे पैर तो जमाने दो यार। तो मैंने उसके बाद चिकन नेक पर बोलना बंद कर दिया। आपको याद होगा कि मैंने बोला था चिकन नेक है ना, वो गेंडा नेक बन रहा है, ये मैंने बोला था। तो उसके बाद मैंने उस पर बोलना बंद कर दिया, क्योंकि जो लोग हैं उनको मालूम है कि ये साला सिर्फ लॉजिक पर बोलता है, हार्ड एंड फास्ट एविडेंस नहीं होता है। लेकिन अगर वो, मैं जो बोल रहा था वो सच है, इसका वो कंफर्मेशन था, लेकिन मैंने वो स्वीकार किया कि अगर दुश्मन को फायदा होगा तो मुझे इस पर मौन रहना जरूरी है। उसके बाद मैंने उस पर चिकन नेक पर बोलना छोड़ दिया है। तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो आज हमारे सामने नहीं है, और सामने आने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लेवल पर बहुत कुछ चल रहा है। मैंने आपको जाते जाते एक हिंट दे दी कि यूनो के बहुत सारे ह्यूमन राइट्स के प्रोग्राम और स्कीम्स बंद करनी पड़ी है, तो ये भी हो रहा है। और मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये इंसान धुरंधर हमारा, ये यूनो भी तोड़ेगा, यूनो भी तोड़ेगा। शायद आगे चलकर मुंबई अगला न्यूयॉर्क होगा, जहां नए यूनो की बिल्डिंग खड़ी हो जाएगी। लेकिन इस पर आज ज्यादा बोलना सही नहीं होता, इसलिए जो है वो है, मैं मानता हूं। और सामने वाले को इसमें जो त्रुटि है, खामी है, वो तो निकालनी चाहिए। वो कौन अपने ममता दीदी को इसमें खामियां क्या है निकालनी चाहिए, लेकिन ये खामियां हम दूर कर रहे हैं, इसकी चर्चा नहीं होगी, नहीं होगी। और मैं मानता हूं कि बंगाल, आज भी मैं आपको, मेरी जानकारी जितनी है और मेरा लॉजिक जितना चलता है, उसके आधार पर बोल रहा हूं कि ममता बंगाल में हार रही है।